आपका स्वागत है। मैं सुशील श्रेष्ठ आज फिर स्टूडेंट कॉर्नर सेक्शन लेके आया हूँ। स्टूडेंट कॉर्नर सेक्शन में हम स्टूडेंट के एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और आज के स्टूडेंट कॉर्नर का टॉपिक है जो बच्चे अक्सर पूछते हैं, मेनी टाइम्स दे हैव आस्क्ड कि सर नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए और नोट्स बनाएं तो कैसे बनाएं। सिंस टुडेज टॉपिक इज वेदर नोट्स आर नेसेसरी एंड इफ नेसेसरी हाउ वन शुड मेक द नोट्स, अगर ये आवश्यक है तो इनको कैसे बनाया जाए। आप देखें जो नोट्स की बात होती है वो बड़ी सारगर्भित बात है, बड़ी एसेंशियल बात है। नोट इसका मतलब जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए जब भी कोई कहता है कि इस बात को नोट कर ले, आपने अपनी लाइफ में अक्सर इस बात को सुना होगा कि इसे नोट कर लो या इस बात को नोट कर लीजिए या आप इसे नोट कर लीजिए। ऐसा वो व्यक्ति क्यों कहता है? इसका मतलब जो बात बड़े इंपॉर्टेंस की है, जिसको भूलने पर लॉस हो जाएगा, जो मेमोरी में रखना कंपलसरी है, उसको आदमी जोर देता है और ये कहता है कि इसे नोट कर लो या भूलने ना पाए, नोट कीजिए इसे। इसका मतलब ये जो सेंटेंस डेली लाइफ में बोले जाते हैं कि इसे नोट कर लीजिए, आप भूले ना इसलिए नोट्स कर लें, तो ये जो डेली लाइफ के सेंटेंस है ये बताते हैं कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए नोट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे जिनके पास बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन, जिनके पास सूचनाओं का संजाल होता है, ढेर सारी सूचनाएं होती हैं, वो भी क्रम से नोट करते हैं। या दिनचर्या में जिनको विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस करने पड़ते हैं वो भी रोज नोट्स करते हैं। तो इसका मतलब जो हम नोट बनाते हैं वो हमारे चीज़ों को सिस्टमेटिक और स्टेबलाइज कर देती है और लेस इफर्ट में हमारी मेमोरी को रिकॉल कराती है। तो नोट्स बने ना बने, अगर हम नोट्स नहीं बनाते हैं तो देखिए ये जो परेशानी है इस तरह की परेशानी होती है, हम चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते जल्दी से। तो नोट्स हम बनाते हैं उनके लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जिनको हम भूलें ना और जिनको याद करने की आवश्यकता है, और साथ साथ अगर हम उसे भूल गए तो हमारा नुकसान होगा। तो ये बात ही डेली लाइफ की क्लियर करती है कि किसी भी विद्यार्थी को नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स बनाना अच्छे विद्यार्थी का एक लक्षण है। नोट्स के फायदे और नुकसान, तो अगर आप नोट्स जो है उसमें सब कुछ लिख देंगे, सारा कुछ आपने किताब उठा के नोट कर लिया और वो कह दे आपका नोट्स है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक एंड योर नोट्स? किताब और आपके नोट्स में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं रह गया और वो उतना ही बल्कि होगा। चलिए एक हंसने वाली बात, चूंकि आप सब विद्यार्थी हैं और आपके मित्र भी होंगे, कोई बहुत अच्छा नोट्स बनाता होगा और कोई थोड़ा सा कम स्तरीय नोट्स बनाता होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे अरे यार मैं तो नोट्स बनाता ही नहीं, फिर वो दूसरे के नोट्स लेने वाले होते हैं, जरा मुझे नोट्स दे देना। आप अपने मित्र मंडली पर ध्यान दीजिएगा, सबसे बेहतर नोट्स बनाने वाला कौन है? जो नकल तैयार करता है। आप किसी एक गोष्ठी करा लें, एक असेंबली कराएं, एक सेमिनार कराएं, उसमें जो बेहतर नकल लिख के ले आएगा, इसका मतलब वो सारे इंफॉर्मेशन को ऐसा कंपाइल और कंप्रेस करता है कि वो छोटे से चिट में आ जाती है, और जब वो उसे एक्सप्लेन करता है तो वो आधी किताब बन जाती है। तो देखिए उनकी कला कि किस तरह से वो 20 क्वेश्चंस को एक छोटी सी पुड़िया में लिख देते हैं। उनके नोट्स कितने बेहतर हैं कि जब वो एलेबोरेट करते हैं तो 20 क्वेश्चन उनमें आ जाते हैं। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप इसे अपनाएं ना। अब देखिए बात हो रही है नोट्स की। हम नोट्स बनाने में जो समस्याएं आती हैं उसको समझते हैं। पहला, कंपाइलेशन मेथड क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम इंपॉर्टेंट फैक्ट को कंपाइलेशन करें, हाउ टू कंपाइल, ये कंपाइलेशन मेथड एक प्रॉब्लम है। फिर सिलेक्शन मेथड, कैसे हम जाने कि किसको नोट करना है और किसको छोड़ना है, सिलेक्शन मेथड हम उसे कहते हैं। ये दोनों हो गया, कंपाइलेशन प्रॉब्लम्स आ गई, सिलेक्शन प्रॉब्लम्स आ गई फैक्ट की, और लेटर ऑन जो प्रॉब्लम आएगी वह राइटिंग मैनेजमेंट, लेखन प्रबंधन उनका कैसे करें, और साथ साथ ऑर्डर मैनेजमेंट। फिर से मैं कह रहा हूं, आप ध्यान दें, जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो जो मेजर प्रॉब्लम आती है उसको 4 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो है कंपाइलेशन मेथड, महत्वपूर्ण तथ्य कैसे संकलित किए जाएं। दूसरा है
महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन कैसे करें, सिलेक्शन मेथड, किसको सेलेक्ट करें और किसको रिजेक्ट करें। एंड वेरी थर्ड इज, जो तीसरा है वो है राइटिंग मैनेजमेंट, लेखन प्रबंधन कैसे करें। एंड फोर्थ वन इज नोट्स में क्रम कैसे बनाएं, ऑर्डर मैनेजमेंट कैसे करें। इन्हीं 4 प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि आप नोट्स बनाने की स्थिति में आ गए हैं और नोट्स की समस्या से बाहर निकल गए हैं कि इसे कैसे बनाया जाए। पहला है कंपाइलेशन मेथड, हाउ टू कंपाइल द फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन कैसे करें। देखिए, नोट्स बनाने से पहले हमें सिलेबस का स्टडी करना चाहिए, तब पता लगता है कि हमारे नोट्स बनाने का पर्पज क्या है। जब आप सिलेबस स्टडी करते हो तो यह समझ में आता है कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है। सिलेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंस चैप्टर्स इन टॉपिक्स तभी हो पाएगा जब आप पहले सिलेबस को कंप्लीट स्टडी करेंगे। देन आफ्टर आप क्या करेंगे, देखिए जो हमें नोट्स बनाना है उसमें जो सिलेक्शन करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें जो ये बुक सेलेक्ट करनी है ना, एप्रोप्रिएट बुक्स और इंफॉर्मेशन लेनी है। जब तक एप्रोप्रिएट बुक और इंफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक आपके नोट्स जो होंगे वो इक्विवेलेंट टू द एग्जाम रिक्वायरमेंट नहीं बन पाएंगे। तो एप्रोप्रिएट बुक का सिलेक्शन, एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन लेना ये भी बहुत ही जरूरी है। देन आफ्टर हम आते हैं जो कंप्लीट उनको करें जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो, जो प्रासंगिक सूचनाएं हों। इसका मतलब रिलेवेंट इररिलेवेंट को छांटा जाता है। आपने देखा होगा इसको पूरा करने के लिए मैं एक बहुत ग्रामीण उदाहरण दे रहा हूं, एक रूरल एग्जाम्पल है। बहुत सारे लोग जानते होंगे वीडिंग करने के लिए, या फिर आपके घर में सूप होगा। वो सूप क्या करता है, आप किसी भी अनाज को सूप में रखते हैं और सूप उसकी छटाई करता है। इसको कहा जाता है सार सार को गह रही थोथा दे बहाए। इसका मतलब जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सूप अपने पास रखता है और जो एक्स्ट्रा और डिब्रीज होते हैं, जो भी कूड़ा करकट होते हैं, उनको वो बाहर कर देता है। यही प्रक्रिया आपको नोट्स में भी करना है कि जो थोथा हो, जो डिब्रीज हो, जो बेकार की चीजें हैं उनको बाहर कर दें और आप अपने नोट्स को कंप्रेस करें और कंपाइल करें। तो केवल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ही लिखी जानी चाहिए नोट्स में। सारी इंफॉर्मेशन आप लिख देंगे तो बुक और नोट्स में कोई डिफरेंस नहीं हो जाएगा और आपका नोट्स लेंदी हो जाएगा, और लेंदी नोट्स हो जाएगा तो फिर आप उसे पढ़ेंगे नहीं और आपके किसी काम का नहीं होगा। क्योंकि नोट्स व्यक्ति इसलिए बनाता है कि वो कम समय में ज्यादा सूचनाओं के साथ जुड़ सके, उन्हें रिकॉल कर सके। फिर उसके बाद नई सूचना, आप जो न्यू इंफॉर्मेशन है टॉपिक रिलेटेड, उनको सेपरेटली कहीं लिखिए। इसका मतलब नोट्स जो होते हैं वो उनका अपडेशन भी जरूरी है, उनका अद्यतन होना, उनका अप टू डेट होना ये भी जरूरी है। तो आपने देखा, फिर बात हो रही है महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन, इसी पे बात हो रही है हाउ टू सेलेक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसमें तरीका क्या है कि जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए फ्रीक्वेंटली, टाइम एंड अगेन बार बार पूछे गए हैं, उन टॉपिक पर ध्यान दें, उन प्रश्नों पर ध्यान दें। जैसे मैं आपको बताऊं, आधुनिक भारत, किसी भी एग्जाम में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत की बजाय आधुनिक भारत ज्यादा पूछा गया है। और आधुनिक भारत में भी अगर हम देखें, एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन करें, तो सबसे अधिक पूछा जाने वाला पार्ट क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। तो आपके समझ में आएगा कि स्वतंत्रता संघर्ष किसी भी टॉपिक की बजाय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब आप देखें कि जिनकी फ्रीक्वेंसी एग्जाम में बार बार हो, उनका वो कहीं छूट न जाए नोट्स बनाने में, और जो याद करने में कठिन हो, जो टाइटल, सब टाइटल, फैक्ट्स याद करने में कठिन हो, वो आपके नोट्स में जरूर होने चाहिए। इट्स ए कंपल्सन दैट द इंफॉर्मेशन हार्ड टू रिमेंबर, हार्ड टू रिकॉल एंड कंपल्सरी इन नेचर मस्ट बी इन योर नोट्स बुक, या आपके नोट्स बुक में होने ही चाहिए। और फिर ऐसा करने में हमें एक्सपर्ट गाइडेंस की भी जरूरत होती है। इसमें कभी मत हिचकिएगा। जैसे जो टीचर हैं, जो आपके गाइड हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, वो अगर अनुभवी हो उस मामले में, उस टॉपिक के बारे में, तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं कि इसमें कुछ कमी रह गई क्या। इसका मतलब एक एक्सपर्ट गाइडेंस
जो होता है वो आपको रास्ता भी दिखाता है, साथ साथ कुछ कमियां भी बताता है। देन आफ्टर अगर हम बात करें तो आता है राइटिंग मैनेजमेंट। स्मार्ट राइटिंग वर्क होना चाहिए, जो राइटिंग वर्क है वो स्मार्ट होना चाहिए। अब देखिए, पहली बात, किसी किसी को गॉड गिफ्टेड सुंदर राइटिंग मिलती है। जैसे भगवान ने सबको गोरा, काला, छोटा, मोटा, नाटा बनाया है, उसी तरह से हैंड राइटिंग भी जो होती है वो गॉड गिफ्टेड होती है। और आप ये ना दुखी हो कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। जो भी आप नोट्स बनाए लिखें वो लेजिबल होना चाहिए, लेजिबल राइटिंग में होना चाहिए, वो पठनीय होना चाहिए, साफ और पढ़ने योग्य होना चाहिए। बहुत सुंदर हो सबकी राइटिंग ये जरूरी तो नहीं, इसलिए जिसकी जैसी राइटिंग है वो साफ लिखे और पठनीय लिखे। और एक चीज और है राइटिंग मैनेजमेंट टॉपिक में कि राइटिंग मैनेजमेंट में हम मार्जिन लें, थोड़ा ज्यादा मार्जिन दें। ज्यादा मार्जिन नोटबुक में इसलिए देना चाहिए कि अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन, न्यू और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको उस टॉपिक पे कभी जोड़ना हो तो प्लेस मिल जाए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वहां खिचड़ी पक जाए या उसे कहीं दूर लिखना पड़े और जब आप रिवाइज करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट छूट जाए। इसलिए आप मार्जिन लेके नोट्स बनाएं, जिससे कोई अपडेशन हो, कोई न्यू इंफॉर्मेशन हो या कंपाइलेशन में कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट गई हो तो री इंसर्ट किया जा सके। साथ साथ राइटिंग मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा पार्ट है, आपने देखा होगा कोई लोग बहुत अच्छा नोट्स बनाते हैं, कलरफुल नोट्स बनाते हैं, अंडरलाइन करते हैं उनको। तो आप अंडरलाइन करें, बोल्ड करें टॉपिक सब टॉपिक को और हाईलाइट करें फैक्ट्स को। जैसा कि हर जगह ये सुविधा होती है कि कंप्यूटर में क्या बोल्ड करें, इटैलिक करें, अंडरलाइन करें। ये सुविधा इसीलिए दी गई है कि आप स्पेशल अटेंशन दें, अंडरलाइन करके, बोल्ड करके, हाईलाइट करके फैक्ट्स को, वो अटेंशन कैच करता है। देखिए, नोट्स बनाने की प्रक्रिया का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या है। नोट्स बनाने की प्रक्रिया का जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है वो ये है कि आप कम समय में तेजी से रिकॉल करें और हमारा ब्रेन कलरफुल दिखी हुई चीज़ों को जल्दी याद करता है, इसीलिए अंडरलाइन को जल्दी याद करता है। या डिफरेंट सारी चीज़ों में अगर सफ़ेद रंग खूब बिखरा हो और इसमें एक काला सा स्पॉट आपको दिख जाए तो आपको हमेशा वो याद रहता है, ब्लैक स्पॉट। इसका मतलब हम डिफरेंट कलर का यूज करें, किसी को बड़ा करें, किसी को छोटा करें, तो हमारे जो ब्रेन में एक कंसेप्चुलाइजेशन पॉइंट है वो बड़े को, अंडरलाइन को, डिफरेंट कलर को आसानी से कैच कर लेता है और रिकॉल कर लेता है। ये हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसलिए नोट्स इस तरीके से बनाए जाएं, कॉन्सेंट्रेशन से बनाए जाए। हो सके तो डेट वाइज नोट्स पे डेट जरूर रखें। जब आप नोट्स पे डेट मेंशन करते हैं तो वो एसोसिएट इंफॉर्मेशन को ले आने में, जो उससे संलग्न सूचनाएं हैं, मदद करता है। फोर्थ प्रॉब्लम है ऑर्डर, क्रम कैसे बनाएं। तो देखिए, ये शीर्षक से संबंध प्रश्न जरूर लिखें, क्रम, ये बहुत मजेदार बात है। एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ही आप कहते हैं कि क्रम कैसे बनाएं, तो शीर्षक से संबंधित प्रश्न, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल में, स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी का क्या योगदान है। अगर इस प्रश्न को लिख के आप नोट्स बनाएंगे तो आपके दिमाग में यह रहेगा कि हम गांधीयन कंट्रीब्यूशन एंड फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ रहे हैं और उससे संबंधित तथ्य होने चाहिए। जैसे मौर्यकालीन संस्कृति में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग मौर्यन इरा। अगर आप इस प्रश्न को लिख लेंगे उसके बाद नोट्स बनाएंगे तो ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। तो जब भी आप नोट्स बनाएं तो देखें कि उस टॉपिक, टाइटल, सब टाइटल में क्या कोई क्वेश्चन बनता है, पहले प्रश्न लिखें और उसके बाद बनाएं। तो एक होता है, जैसे आपसे किसी ने कोई प्रश्न पूछा तो लंबी समय तक मेमोरी में रहता है, और जब आप क्वेश्चन फॉर्मेट में कोई चीज रखते हैं और उसके बाद उसके बारे में लिखते हैं तो प्रश्न और उत्तर के फॉर्मेट में दिमाग जल्दी याद करता है। मैं हमेशा आपको यह सलाह दूंगा कि आप जब भी नोट्स बनाएं तो टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन ऊपर लिखते हैं। जैसे सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद को एक्सप्लेन कीजिए और उसके बारे में फिर आप नोट्स बनाइए। देखिए, वो आपको ज्यादा कैचिंग, ज्यादा मेमोरेबल नजर आएगा। फिर दूसरा, यदि नोट्स में कोई परिभाषा देनी हो तो सबसे पहले उसे लें, उसे प्रायोरिटी दें। पहले परिभाषा, देन और कोई चीज आनी चाहिए, या कोई घटनाक्रम हो, इवेंट हो। जैसे पानीपत में लड़ी गई लड़ाइयां, ये इवेंट है।
शेरशाह सूरी द्वारा लड़ी गई लड़ाइयां, ये इवेंट है। तो जब कोई घटना हो तो उस घटना को क्रम में, प्रियोरिटी में लिखें, और यदि कोई नाम और व्यक्तित्व हो, पर्सनालिटी हो, तो पहले उसे लिखें। जैसे विवेकानंद, विवेकानंद आज प्रासंगिक क्यों है, या विवेकानंद के बारे में जो चीज लिखनी हो तो टाइटल में पहले डाल दें विवेकानंद, उसके बाद वो सारी चीजों को लिखें। टाइटल में बुद्ध डालें और उसके बाद उनके बारे में सारी चीजें लिखें। तो ये एक तरीका है। अगर उसमें टाइम फ्रेम हो तो पहले टाइम फ्रेम लिख लें कि 1950 से लेके और 91 तक भारत की राजनीतिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ। इस तरीके से टाइम फ्रेम होगा तो उसे पीरियड में लिखें। तो ये हम क्रम कैसे बनाएं, तो ये सारी जो चीजें हैं अगर आप प्रैक्टिस में ले आएंगे और आप देखेंगे कि जब आप इस तरीके से नोट्स बनाएंगे तो वो नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे और बहुत ही कम समय में आपके नोट्स आपको बहुत जल्दी सारी चीजों को आपके सामने रिवील करेंगे, आप उन्हें रिकॉल करेंगे, मेमोराइज करेंगे। और साथ साथ नोट्स को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जो चीज रिवाइज नहीं होती वो मेमोरी से निकल जाती है, जंक मटेरियल हो जाती है। इसीलिए इन सब के बावजूद एक प्रिकॉशन लेना है कि आप अपनी भाषा में नोट्स लिखें और उन्हें रिवाइज करें। रिवाइज द नोट। अगर आपने नोट्स बना लिया और उसे रिवाइज नहीं किया, वो तो वैसा ही होगा जैसे किचन में अच्छा खाना बन गया और आपके सामने वो थाली में रखा नहीं गया खाने के लिए, तो आप उसे भूल जाएंगे। तो आप नोट्स बनाएं, और कैसे बनाएं ये प्रक्रिया हमने बता दी, लेकिन साथ साथ उसे जब भी फुर्सत मिले आप तेजी से उसे रिवाइज करें। नोट्स के एक एक पन्ने व्यक्ति को याद हो जाते हैं रिवाइज करते समय कि इस पेज पर क्या होता है अगर आप उसके साथ रहते हैं। ये ऐसा ही है जैसे किसी के साथ आप समय व्यतीत करें तो उसके बारे में पूरी जानकारी रखना शुरू कर देते हैं, उसकी छोटी सी छोटी आदतें भी आपको क्या होती हैं, पता होती हैं। उसी तरह से एक अच्छा नोट्स बनाइए, कलरफुल नोट्स बनाइए, प्रायोरिटी वाइज नोट्स बनाइए। स्टूडेंट, अगले क्रम में हम ये पढ़ते हैं कि जो भी नोट्स बनाया जाए उसमें कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, अदर इंपॉर्टेंट बातें भी हैं। उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिए और देखिए किस तरीके से ये मदद करते हैं। यदि कोई न्यूमेरिकल फैक्ट है, न्यूमेरिकल फैक्ट को जब आप नोट्स बनाएं तो आप चार्ट का सहारा ले सकते हैं, बॉक्स का सहारा ले सकते हैं, ग्राफ का सहारा ले सकते हैं। तो आप चार्ट, बॉक्स, ग्राफ, पाई चार्ट, बार चार्ट, इन सब का मदद ले सकते हैं। और यदि कोई इंफॉर्मेशन हो तो सभी लोग देखिए इंफॉर्मेशन को याद करिए। आप बचपन में कैसे लिखते थे, बुलेट लगा के, एस्टेरिक लगा के, डॉट लगा के, डायग्राम बना के। तो अगर कहीं नोट्स में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनता है तो आप जरूर उस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का सहारा लें और क्रम से व्यवस्थित करने के लिए बुलेट और डॉट्स लगाएं। तो बुलेट, डॉट, एस्टेरिक या डायग्राम, ये आपके नोट्स को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर देते हैं और बहुत कम में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कंपाइल कर लेते हैं। फिर एक है विजुअलाइजेशन टेक्निक, मानसिक दर्शन तकनीक। विजुअलाइजेशन टेक्निक में जब किसी इंफॉर्मेशन को याद करिए, मंडलीफ चार्ट याद करना हो, या फिर किसी राजवंश का क्रम याद करना हो, या फिर राष्ट्रपति का रोल याद करना हो कि भारतीय राष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियां हैं, आप विजुअलाइज करिए कि आप स्वयं राष्ट्रपति हैं तो आप क्या कर सकते हैं। आपके पास विधायी शक्ति होगी, क्षमादान करने की शक्ति होगी, और साथ साथ कुछ आपके पास जो है वो कार्यपालिका की भी शक्ति होगी, आपके पास डिप्लोमेटिक पावर भी होगा, आपके पास मिलिट्री पावर भी होगा, आपके पास अपॉइंटमेंट अथॉरिटी भी होगी। तो जब आप इसे विजुअलाइज करेंगे, देखिए विजुअलाइजेशन किसी चीज को रिकॉल करने की सबसे अच्छी तकनीक है। तो आप जिस चीज को जितनी आसानी से जैसे विजुअलाइज कर पाएं उसकी आकृति जरूर बनाएं कि मेरा विजुअलाइजेशन इस न्यूमेरिकल वैल्यूज को लेके या इस फैक्ट को लेके इस तरीके से है। तो जो आप विजुअलाइज करने में आसान होता है उस तरीके से जब आप उसको नोट्स में प्रेजेंट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जो कुछ और बातें हैं कि जो नोट्स हो ना वो अपने लैंग्वेज, ओन लैंग्वेज, जो आपको आसान लगे। नोट्स आपकी अपनी भाषा में होनी चाहिए। पूरी तरह से किताबी भाषा आप उतार देंगे तो पढ़ने में वो बहुत ऑड लगता है और बहुत रूढ़ और ट्रेडिशनल लैंग्वेज लगती है। इसलिए जिस भाषा में आप आसानी महसूस करें, फील करें, उसी भाषा में आप क्या करें, अपने नोट्स को लिखें। और देखिए सारांश का भी सारांश लिखें, सारांश का भी सारांश लिखें, मतलब स्मार्ट समरी बनाएं।
कुल लिखने के बाद जब आप नोट्स लिख लें तो एक छोटी सी स्मार्ट समरी जरूर बनाएं, क्योंकि जब आपको रिवीजन का कम समय मिले तो आप उसे स्मार्ट समरी को ही रिवाइज कर लें। स्मार्ट समरी रिवीजन होने से सारी चीजें एक बार फिर से नोट्स में क्या क्या है वो दिमाग में आ जाती हैं। तो जो लोग स्मार्ट समरी बनाते हैं, सारांश का भी सारांश करते हैं, मैं अगेन कह रहा हूं, मैं जोर दे के कह रहा हूं, आप इसे अप्लाई करके देखिएगा कि जब भी आप नोट्स बनाएं उसमें जब आप समरी कर लेते हैं और उसकी एक स्मार्ट समरी बनाते हैं और केवल स्मार्ट समरी जब आप रिवाइज करते हैं तो वो चीजें फिर से याद आ जाती हैं। देखिए, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करें या फिर छोटा करें। देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी बार बार मत लिखिए, गांधी जी लिख लीजिए या गांधी लिख लीजिए। हर बार आप मोहनदास करमचंद गांधी लिखेंगे तो कितनी बार होगा, इसीलिए आप संक्षेपण करें और साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लिखें। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप स्मार्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये कि कैसे हम नोट्स बनाएं, तो इसके बारे में जो बताया गया था, कंपाइलेशन ठीक से करें, सिलेक्शन ठीक से करें, राइटिंग मैनेजमेंट ठीक से करें और ऑर्डर मैनेजमेंट ठीक से करें। मैं फिर से कह रहा हूं, जो समस्याएं आई थी वो समस्याएं यही हैं। कंपाइलेशन कैसे करें, सिलेक्शन कैसे करें, राइटिंग मैनेजमेंट कैसे करें और ऑर्डर मैनेजमेंट कैसे करें। अगर आपने इन 4 चीज़ों को समझा, इस पे ध्यान दिया, तो आपके नोट्स बहुत ही बेहतर बनेंगे और रिवाइज करेंगे तो वो आपसे उतने ही परिचित हो जाएंगे जितना किसी व्यक्ति से आप परिचित होते हैं, उनकी छोटी आदतों के बारे में जानते हैं, तो छोटी से छोटी आपकी नोट्स की लिखी हुई इंफॉर्मेशन भी आपके दिमाग में रहेगी। अगर हमारी ये सलाह आपको अच्छी लगे तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी हैं। चलिए, आपका सपोर्ट और समर्थन आगे जारी रहेगा। इसी के साथ स्टूडेंट कॉर्नर में आप इंतजार करिए, एक अगली समस्या लेके हम आएंगे।